मेरा नाम लू चेंगजो है। ये शादी, जो एक हमशक्ल के रूप में शुरू हुई थी, अब आखिरकार अपने अंत की ओर बढ़ रही है। शादी वाले दिन उसकी जिंदगी का सबसे प्रिय व्यक्ति, उसका पहला प्यार, भाग गया था, इसलिए उसने मजबूरी में मुझे चुना। लेकिन अब मैंने आखिरकार उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। एक बिजनेस पार्टी में उसने देखा कि मेरा हाथ किसी और के हाथ में मजबूती से थामा हुआ है। वह तेजी से मेरी ओर चली आई। आजकल बहुत व्यस्त हो गए हो, पतिदेव। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उसी रात उसने मुझे कमरे की दीवार के कोने में रोक लिया। बहुत कम ऐसा होता था कि उसकी आंखें लाल दिखाई दें। उसने मुझसे पूछा कि मैं उसे जवाब क्यों नहीं दे रहा हूं। मैं बस बेबस होकर मुस्कुरा दिया। आखिर उसके दिल में अब भी उसका पहला प्यार बाय युएगुआंग ही बसा हुआ था। पूरी दुनिया जानती थी कि उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसका पहला प्यार शादी के दिन ही उसे छोड़कर भाग गया था। दोस्त और रिश्तेदार अक्सर छिपकर कहते थे कि मैं कितना दयनीय हूं। उनके अनुसार मैं अपनी ही पत्नी के पहले प्यार का सिर्फ एक विकल्प था। मुझे वह रात याद है जब लिन तियान्यू का पहला प्यार जो यानशु विदेश से वापस लौटा था। मैंने अनजाने में उसे पूछते हुए सुना, अब जब मैं लौट आया हूं, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? लिन तियान्यू कुछ देर चुप रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, मैं चाहती हूं। उस जवाब ने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले ही दिन मैंने उसे तलाक के कागज दे दिए। उसने उन्हें ठीक से देखा तक नहीं। वह अपने पहले प्यार से फोन पर बात करते हुए ही उन पर हस्ताक्षर कर बैठी। मैं खिड़की के बाहर का नजारा देखते हुए मन ही मन खुद पर हंस पड़ा। काश जब उसे असली सच्चाई पता चलेगी, तब उसके चेहरे का भाव देख पाऊं। आधा महीना बाद पहली बार लिन तियान्यू खुद मुझे ऑफिस से लेने आई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? लिन तियान्यू ने शांत स्वर में कहा, मेरी शादी हो चुकी है। कुछ पल की खामोशी के बाद उधर से जवाब आया, तो क्या हुआ? उस शादी का असली दूल्हा तो मुझे ही होना चाहिए था। लिन तियान्यू ने धीरे से पूछा, तो उस दिन तुम आए क्यों नहीं? दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद भारी आवाज सुनाई दी, माफ करना, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। फोन कटने के बाद भी लिन तियान्यू के चेहरे की उदासी कम नहीं हुई। उसने किसी को कुछ शब्द टाइप करके भेजे। जैसे ही मैंने सामने से आया पता देखा, मैं समझ गया कि वह क्या कहने वाली है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो चली जाओ, मैं खुद टैक्सी लेकर घर आ जाऊंगा। उसने कहा, काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। मैं उसकी कार को दूर जाते हुए देखता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी। मुझे लिन तियान्यू से प्यार करते हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। मूसलाधार बारिश में मैंने उसे एक संदेश भेजा, जो फाइल मैंने तुम्हें दी थी, वह तुम्हारी कार की आगे वाली सीट के दराज में रखी है। अगर जानना चाहो कि उसमें क्या है, तो खोलकर देख लेना। करीब आधे घंटे बाद उसका जवाब आया, जरूरत नहीं। जिस कागज पर तुमने मुझसे हस्ताक्षर करवाए हैं, वह कभी मेरा नुकसान नहीं करेगा। इसका मतलब साफ था, वह उस फाइल को कभी नहीं खोलेगी। और यह भी स्वाभाविक था। इस समय वह अभी अभी विदेश से लौटे जो यानशु को लेने की जल्दी में थी। उसके पास वह फाइल देखने का समय ही कहाँ था, जबकि वह उसकी पहुंच में ही रखी थी। मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर हमारी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी हर पोस्ट और तस्वीर हटा दी। सब कुछ मिटाने के बाद जैसे ही ऐप बंद किया, मेरी नज़र जो यानशु की नई पोस्ट पर पड़ी। उस तस्वीर में दिख रहा हाथ मैं तुरंत पहचान गया। वह लिन तियान्यू का ही हाथ था। मुझे पता था कि जो यानशु जानबूझकर यह सब कर रहा है।
लेकिन अब मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं रही। जब मैंने उसके हाथ में जन्मदिन का केक देखा तो कुछ पल के लिए हैरान रह गया। वह मुस्कुराकर बोली, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम खुद ही भूल गए क्या? इतना साधारण सा खाना क्यों खा रहे हो? दादी के गुजर जाने के बाद किसी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता था, सिवाय उसके। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद। वह मुस्कुराई। हम पति पत्नी हैं, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। मैंने सिर हिलाया और उठने ही वाला था कि तभी उसका फोन फिर बज उठा। उसकी आंख। मैं बस लगातार लिन तियानयू को देखता रहा। मैं जानना चाहता था, क्या उसके दिल में कभी मेरे लिए भी कोई जगह थी? पत्र खत्म होते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लिन तियानयू भी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे शायद वह अपमानजनक शादी याद आ गई जब उसका दूल्हा भाग गया था, और वह तमाम लोगों की तिरछी निगाहों और फुसफुसाहटों के बीच अकेली खड़ी रह गई थी। मैं बिना किसी झिझक के खड़ा हो गया और दृढ़ कदमों से उसके पास चला गया। लेकिन जैसे ही मैं उसकी आंखों में झांकना चाहता था, झो यानशु का फोन आ गया। त्यानयू, मैं क्लब के नीचे फंस गया हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिन त्यानयू तुरंत उठी और नीचे की ओर भाग गई। मैं सीढ़ियों पर खड़ा यह सब देखता रह गया। मेरा दिल पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसे झो यानशु की रक्षा करते हुए वहां से ले जाते देख मैं चुपचाप मुड़ा और अकेला घर लौट आया। सुबह होने तक लिन त्यानयू घर वापस आई। मुझे सोफे पर चुपचाप बैठा देखकर वह कुछ समझाने ही वाली थी। आज वहां मौजूद सभी लोग हमारे पुराने सहपाठी थे। झो यानशु की परेशानी देखकर मैं अनदेखा नहीं कर सकती थी। मेरा मन उसकी बातों का सच झूठ जानने का नहीं था। मैंने बस हल्के से हूं कहा और बाथरूम में चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब मैं बाल पोंछते हुए बाहर आया तो देखा कि लिन त्यानयू मेरा फोन हाथ में लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। लू चेंगझो, तुमने हवाई जहाज का टिकट क्यों खरीदा है? मैं एक पल के लिए ठिठक गया और जल्दी से फोन वापस ले लिया। मैंने कोई टिकट नहीं खरीदा। शायद एयरलाइन की कोई डिस्काउंट वाली विज्ञापन सूचना होगी। वह कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे चेहरे की बेरुखी देखकर चुप रह गई। फिर उसने खुद आगे बढ़कर मेरी कमर में बाहें डाल दीं, पैरों के पंजों पर खड़ी होकर मुझे चूमना चाहा, लेकिन मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वह मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, आज मेरे चुंबन से भी बच रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्दी आराम करना चाहता हूँ। उसने जबरदस्ती नहीं की और चुपचाप लाइट बंद कर दी। अगले दिन मौसम बहुत सुहावना था। हम दोनों साथ में कार से चुंझुआंग हॉट स्प्रिंग गए। मैं गर्म पानी के कुंड के किनारे सिर टिकाकर उठती भाप को देखता रहा। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा था। उसने कई बार मेरा नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चेंगझो, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो, मैं लिन तियानयू हूं। वह घबरा गई और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मुझे उनींदी हालत में देखकर उसने जल्दी से मुझे सहारा देकर उठाया। मैंने धुंधली आंखों से उसे देखा। चारों ओर भाप फैली हुई थी और हमारी त्वचा एक दूसरे से सटी हुई थी। उसकी पहली प्रतिक्रिया मुझे अपनी बाहों से अलग करना और खिड़की खोलकर कमरे में ताजी हवा आने देना था। मैं धीरे धीरे उठकर कपड़े बदलने चला गया। जब कपड़े बदलकर बाहर निकला, तब तक मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उसी समय झो यानशु का फोन आ गया। लिन तियान्यू, जो अभी तक मेरे पास बैठी थी, एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने मेरी ओर देखे बिना मुड़कर वहां से चली गई। उसी पल मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब मैं उसके लिए खड़ा हुआ था। अब सोचता हूं तो कितना हास्यास्पद लगता है। आखिर बाद में आने वाला इंसान पहले वाले से कैसे जीत सकता है? प्यार तो प्यार होता है, और अगर प्यार नहीं है तो नहीं है। शुरुआत से ही मैंने सवाल गलत पूछ लिया था, इसलिए आज जब मैं पूरी तरह हार चुका हूं तो इसे स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पता नहीं कितना समय बीत गया। आखिर में वहां सिर्फ मैं अकेला रह गया था। छत की चमकती रोशनी को देखते हुए मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया।
तभी मुझे स्टाफ का फोन आया। मिस्टर लू, आपका काम पूरा हो गया है। यह साल भी खत्म होने वाला था और मैं भी अब यहाँ से जाने वाला था। मैंने अपने सारे दस्तावेज वापस लिए और सामान पैक करना शुरू कर दिया। शादी के बाद लिन तियानयू ने मुझे जितने भी उपहार दिए थे, मैंने सब एक डिब्बे में पैक किए और एक चैरिटी संस्था को दान कर दिए। मेरे दोस्त ने चिंता से पूछा, भाई लू, तुम ठीक तो हो? मैं मुस्कुराया। चिंता मत करो, बस तलाक ही तो हो रहा है। उसने पूछा, क्या मैडम मान गई? मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर लिन तियानयू उस तलाक के कागज को देख लेगी तो शायद बहुत खुश होगी। आखिर इस समय उसकी आंखों और उसके दिल में हर जगह सिर्फ झो यानशु ही था। अगले ही दिन झो यानशु ने फिर मुझे एक संदेश भेजा। इस बार उसने एक तस्वीर भेजी, लेकिन मेरे मन में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। मैंने सीधे अपना संपर्क सूची कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और झो यानशु, लिन तियानयू तथा उनसे जुड़े हर व्यक्ति का नंबर हमेशा के लिए मिटा दिया। जिस दिन मैं जाने वाला था, उस दिन मौसम की पहली बर्फबारी हुई। मैंने पिछली रात व्यवस्थित की हुई अपनी डायरी और वे सभी प्रेम पत्र जिन्हें कभी भेज नहीं पाया था, बाहर आंगन में ले जाकर आग लगा दी। सब कुछ धीरे धीरे राख बन गया। मैंने सिर उठाया, तभी बंद दरवाजा अचानक खुला। कई दिनों बाद लिन तियानयू घर लौटी थी। उसने उन हल्के गुलाबी रंग के जलते हुए प्रेम पत्रों को देखा और बोली, आजकल तुम क्या जला रहे हो? कुछ दिन और रुक जाओ, मेरा काम खत्म हो जाए, फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, अब बात करने की जरूरत नहीं है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थी, वह तुम मुझे 1 महीने पहले ही दे चुकी हो। वह हैरान होकर पूछने ही वाली थी कि आखिर वह चीज क्या है। तभी उसका फोन कई बार बजा। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखों और होठों पर मुस्कान खिल उठी। मैं खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। उसने कहा, तुम अंदर चले जाओ, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन मैं जिद करके दरवाजे पर ही खड़ा रहा। कार की खिड़की के उस पार से उसने देखा कि मैं हाथ हिलाकर विदा कर रहा हूं। मैंने होंठ हिलाकर धीरे से कुछ कहा। वह सुन नहीं पाई। शायद उसने सोचा होगा कि मैं हमेशा की तरह कह रहा हूं, रास्ते में ध्यान रखना। आखिर पिछले 3 सालों से मैं उसे हर बार यही कहा करता था। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही क्षणों में मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं कमरे में लौटा, अपना कोट पहना, सूटकेस उठाया और अकेला बाहर निकल पड़ा। बर्फ से ढकी सड़क पर मैं बहुत देर तक अकेला खड़ा रहा। फिर एक टैक्सी आकर विला के सामने रुकी। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा। अलविदा केसी, अलविदा। लिन तियानयू सीधे कार चलाकर झो यानशु के घर पहुंची। उसी समय एक अनजान महिला हाथों में कई भारी बैग लिए घर से बाहर निकल रही थी। अभी अभी जो महिला उसके घर से निकली, क्या वह उसकी कोई दोस्त है? यह सोचते हुए लिन तियानयू दरवाजे तक गई और घंटी बजाई। दरवाजा खोलते ही झो यानशु ने उसे देखा और उसके चेहरे पर तुरंत एक चमकदार मुस्कान फैल गई। लिन तियानयू पुराने फोटो एल्बम के पन्ने पलटती रही और बचपन की यादों में खो गई। दोपहर के समय झो यानशु की मां भी वहां आ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तियानयू, इतने वर्षों तक तुम्हारे अंकल और मैं काम में इतने व्यस्त रहते थे। अगर तुम यानशु का ख्याल न रखती तो पता नहीं वह कितना शरारती बन जाता। असल में हमें ही तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। झो यानशु आकर लिन तियानयू के पास बैठ गया। उसकी मां ने आगे कहा, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो। तुम्हारी शादी भी हो गई है, लेकिन यानशु अभी भी समझदार नहीं बना। वह हमेशा तुम्हारे पीछे ही लगा रहता है। बेटा, उसकी इन बातों का बुरा मत मानना। हम उसे समझाएंगे ताकि आगे से वह तुम्हें परेशान न करे। झो यानशु ने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की। अरे माँ, रहने भी दीजिए। मैं और तियानयू तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। परेशान करना जैसी कौन सी बात है? उसने तो मुझसे वादा भी किया है कि वह मुझे घर छोड़ने आएगी, है ना तियानयू?
लिन तियानियों की नजर सामने बैठे बड़ों से मिली। जो शब्द उसके होठों तक आए थे वे बदल गए। हाँ, हमने ऐसा कहा था, लेकिन अभी मेरी सचिव का फोन आया है। कंपनी में कुछ जरूरी काम है। चूंकि अंकल आंटी आ गए हैं, इसलिए मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर वह ड्राइंग रूम से बाहर निकलने लगी। कुछ कदम ही चली थी कि झो यानशु की मां ने उसे आवाज देकर वापस बुलाया और फोटो एल्बम उसके हाथ में थमा दिया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तियानयू, इन सालों में यानशु ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उस समय वह बहुत नासमझ था। उसे लोगों की कद्र करना नहीं आता था। बेटा, उन बातों को दिल पर मत लेना। लिन तियानयू ने हल्के से सिर हिलाया। आंटी, वह सब बहुत पुरानी बातें हैं। मैं उन्हें कब का भूल चुकी हूं। यानशु की बातों को अब मैं दिल से नहीं लगाती। आप निश्चिंत रहिए। झो यानशु की मां ने अफसोस से कहा, यह उसकी किस्मत में ही नहीं था। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी मां से सुना है कि तुम्हारा पति बहुत ही अच्छा, समझदार और संस्कारी इंसान है। वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही इंसान के साथ तुम्हें पूरे दिल से जीवन बिताना चाहिए। वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है, जो बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ देगा। लिन तियानयू समझ गई कि आंटी की हर बात उसके भले के लिए थी। वह यह भी जानती थी कि उसके और झो यानशु की कहानी उसी दिन खत्म हो गई थी, जिस दिन शादी के मंडप में गुस्से में उसने किसी और से शादी करने का फैसला किया था। बाद में कई बार झो यानशु रोते हुए कहता रहा कि वह अब भी उससे प्यार करता है। हर बार उसका दिल कुछ पल के लिए डगमगा जाता था, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ने लगती, उसे याद आ जाता कि उसका असली पति कौन है। आज आंटी की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। वह पूरी तरह होश में आ गई। उसने झुककर सम्मान से कहा, आंटी, मुझे इतनी बातें समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं सब समझ गई हूं। झो यानशु के घर से निकलने के बाद लिन तियानयू अपने मायके पहुंची। मां लिन ने उसे गंभीर आवाज में कमरे के अंदर बुलाया। आ गई, बैठो। जी मां, मां बोली। जब तुम दोनों की नई नई शादी हुई थी, तब मुझे हमेशा लगता था कि लू चेंगझो तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मेरे मन में उसके लिए कुछ पूर्वाग्रह थे। लेकिन पिछले 3 सालों में मैंने देखा कि उसने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है। उसने घर को भी बहुत अच्छे से संभाला और तुम्हारे पिता और मेरी भी पूरे मन से सेवा की। मेरे मन की सारी शिकायतें धीरे धीरे खत्म हो गईं। उन्होंने प्यार से बेटी की ओर देखा। अब तुम भी छोटी नहीं रही। कुछ बातें बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। बीती बातों को बीत जाने दो, जिद मत करो। लोगों को पहचानने की तुम्हारी समझ अच्छी है। तुमने सचमुच एक बहुत अच्छा पति चुना है। अब समय आ गया है कि तुम उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ। शादी से पहले तुम दोनों के बीच प्यार नहीं था। तब तुम दोनों बहुत छोटे थे, इसलिए कई बातें समय रहते साफ कर लेनी चाहिए थीं। अगर बातें दिल में दबा ली जाएं, तो वही बाद में गलतफहमियां बन जाती हैं। लिन तियानयू ने धीरे से सिर झुका दिया। माँ, आप सही कह रही हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ संतोष से मुस्कुरा दी। अच्छा है। फिर माँ लिन ने एक छोटा सा डिब्बा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। यह जेड का लॉकेट तुम्हारी दादी ने मेरी शादी के समय मुझे दिया था। अब तुम इसे लू चेंगझो को दे देना। परसों तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है, उसे साथ लेकर जरूर आना। हम सब मिलकर परिवार के साथ खाना खाएंगे। लिन तियानयू ने डिब्बा खोला। अंदर रखा सुंदर जेड का लॉकेट देखकर वह कुछ देर तक चुपचाप उसे निहारती रह गई। अचानक उसके मन में शादी का वह दिन ताजा हो उठा। वह अकेली मंच पर खड़ी थी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने माइक्रोफोन पकड़कर अपने भीतर दबे हुए सारे दर्द को बाहर निकाल दिया। बाद में उसने क्या क्या कहा था, उसे खुद भी याद नहीं था। तभी मैं ढीले ढाले दूल्हे के कपड़ों में एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंचा।
मैं उसके साथ मंच पर खड़ा हो गया और नीचे बैठे लोगों की उत्सुक निगाहों का सामना किया। मेरे चेहरे पर न डर था, न पीछे हटने का इरादा। शायद मेरी इसी दृढ़ता ने उसके ठंडे पड़ चुके दिल में फिर से थोड़ी सी हिम्मत जगा दी। भले ही वह उस समय अपने दूल्हे का नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि जिस व्यक्ति ने उसके सबसे अंधेरे समय में उसका हाथ थामा है, उसके साथ वह पूरी जिंदगी ईमानदारी से निभाएगी और कभी उसका दिल नहीं तोड़ेगी। लिन तियानयू ने जेड वाला डिब्बा कार की आगे वाली सीट के दराज में रख दिया। दराज बंद करने से पहले उसकी नजर अचानक एक फाइल पर पड़ी। वह सोचने लगी कि यह फाइल यहां कब रखी गई थी। उसने बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं आया। उसी समय जब वह फाइल निकालकर देखने वाली थी, तभी झो यानशु का फोन आ गया। तियानियू, मेरे माता पिता वापस आ गए हैं। कुछ दोस्त बाहर मिलने का प्लान बना रहे हैं। तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? अगर समय हो तो यहाँ आ जाओ। लिन तियानियू ने शांत स्वर में जवाब दिया, माफ करना, मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग में जाना है। फोन रखने के बाद वह कार चलाकर घर लौट आई। आज वह आलीशान विला, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, असामान्य रूप से शांत था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उसे महसूस हुआ कि ड्राइंग रूम से बहुत सी चीजें गायब थीं। वे सब छोटी मोटी सजावटी चीजें थीं, जिन्हें कभी लू चेंगझो ने घर के लिए खरीदा था। पहले शायद उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार उसे तुरंत कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत नौकर क्लर्क को बुलाकर पूछा, घर की इतनी सारी सजावटी चीजें कहाँ चली गईं? बूढ़े बटलर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैडम, साहब ने वे सब फेंक दीं। फिर उसने झिझकते हुए उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, मैडम, क्या आप सचमुच साहब से तलाक लेने वाली हैं? इतने में उसकी कुछ घनिष्ठ सहेलियां दरवाजा खोलकर अंदर आ गईं। दीदी तियानयू, हमें पहले से पता था कि आप इतनी देर में घर पर ही होंगी। वे बिना कुछ समझाने का मौका दिए उसे बाहर ले जाने लगीं। कितने दिनों से तुम दोस्तों के साथ बाहर नहीं निकली हो? चलो, आज साथ में बैठकर कुछ पीते हैं। तलाक शब्द उसके होठों तक आया भी नहीं था कि शोर शराबे में दबकर रह गया। हालांकि वे लोग बाहर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसकी सहेलियां उसकी सेहत की चिंता करती थीं। इसलिए उन्होंने उसे शराब नहीं दी, सिर्फ कुछ गिलास पानी पीने को दिए। लिन तियानयू चुपचाप बैठी अपनी सहेलियों को गेम खेलते हुए देख रही थी। उसने 2 घूंट पानी पिया और अपना फोन निकालकर वह संदेश खोला जो उसने पहले से लू चेंगझो को भेजने के लिए लिख रखा था। लेकिन भेजें बटन दबाने से पहले ही उसके बगल में बैठी सहेली का फोन बजा। फोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह तुरंत लिन तियानयू का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और घबराई हुई आवाज में बोली, चलो, जल्दी चलो, कहीं और चलते हैं। वहां एक बड़ा तमाशा होने वाला है। रास्ते भर सभी पूछते रहे, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? लेकिन वह सहेली कुछ नहीं बोली, बस बार बार चुपके से लिन तियानयू की ओर देखती रही। आखिरकार वे लोग एक ऐसे बार पहुंचे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। अंदर जाने से पहले वही सहेली लिन तियानयू को एक तरफ ले गई और गंभीर स्वर में बोली, तियानयू दीदी, अभी अंदर मत जाइए, मुझे आपसे एक बात कहनी है। लिन तियानयू चौंक गई। क्या हुआ? क्या बात है? सहेली ने झिझकते हुए कहा, कुछ बातें मैं काफी समय से सुनती आ रही हूं। थोड़ी देर बाद अगर आप कुछ भी देखें तो मुझसे नाराज मत होना। लिन तियानयू ने उसकी गंभीर आवाज सुनी तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बार का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया। रंग बिरंगी चमकदार रोशनियों से पूरा हॉल जगमगा रहा था। हर कोई तेज संगीत में डूबा हुआ था।
तभी एक सफेद स्पॉटलाइट बीचों बीच पड़ी। उस रोशनी में एक जोड़ा एक दूसरे को गहराई से चूम रहा था। दूरी होने के बावजूद लिन तियानेउ ने एक ही नजर में पहचान लिया। वह झो यानशु था। वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला को अपनी बाहों में लिए हुए था। उसका चेहरा शराब के नशे से लाल था और उसके हाथ लगातार उस महिला की पीठ पर घूम रहे थे। दरवाजे पर खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो गए, लेकिन हॉल के अंदर लोगों की चीखें और तालियां लगातार तेज होती जा रही थीं। कोई जोर से बोला, वाह, आते ही इतना बड़ा सीन! आधे घंटे से लगातार किस कर रहे हैं? दूसरा हंसते हुए बोला, दम नहीं घुट रहा क्या? तीसरे ने कहा, यानशु की यह गर्लफ्रेंड तो पिछले 6 महीने से है ना? एक और हंसते हुए बोला, बताओ, इस बार यह रिश्ता कितने दिन चलेगा? क्या लिन तियानयू वाला रिकॉर्ड टूटेगा? दूसरा तुरंत बोला, अरे, यानशु के दिल की बात मत समझने की कोशिश करो। वह तो सिर्फ खेलता है। देखा नहीं, उसने पूरे 3 साल तक लिन तियानयू को भी बस अपने खेल की तरह इस्तेमाल किया था। अब उसका मन भर गया तो उसे भी ऐसे छोड़ दिया, जैसे किसी कुत्ते के साथ खेल रहा हो। झो यानशु के दोस्तों की ये बेहुदा बातें सुनकर लिन तियानयू की सहेलियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे खुद को रोक नहीं सकीं। भीड़ को धक्का देते हुए वे सीधे अंदर घुस गईं और बार की मुख्य बिजली का स्विच बंद कर दिया। अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सारा माहौल एक पल में बदल गया। झो यानशु को जब होश आया और उसने देखा कि ये लोग कब के अंदर आ चुके हैं, तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोगों को इस जगह का पता कैसे चला? मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं था। यहां क्यों आई हो? एक लड़की ने व्यंग्य से जवाब दिया, क्या हुआ? जिस बार में तुम आ सकते हो, वहां हम नहीं आ सकते? क्या यहां आने के लिए तुम्हारे निमंत्रण की जरूरत है? दूसरी बोली, नई गर्लफ्रेंड को यहां हनीमून मनाने लाए हो क्या? या डर है कि हम सब देख लेंगे और जाकर किसी को बता देंगे? झो यानशु ने तिरस्कार से कहा, हूं, क्या मुझे डर होगा कि लिन तियानयू को पता चल जाएगा? वह अब किसी और की पत्नी है। क्या उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की प्रेम जिंदगी में दखल देने का कोई हक न पाती है? उसकी बात सुनते ही सभी लड़कियां एक साथ ताली बजाकर हंसने लगीं। उनके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि अजीब सी मुस्कान थी। उन्हें देखकर झो यानशु के दिल में अचानक बेचैनी पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ पूछने ही वाला था कि तभी लिन तियानयू की सबसे करीबी सहेली आगे बढ़ी और बोलना शुरू कर दिया। इतने सालों तक तुमने खुद को पुराने प्यार में डूबा हुआ एक वफादार आशिक बनाकर रखा। अब जब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया है, तो क्या अब अभिनय करना छोड़ दिया? झो यानशु, तुम पिछले 6 महीनों से किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ते में हो, फिर भी बार बार तियानयू दीदी के पास क्यों जाते रहे? उन्हें परेशान करने की आखिर क्या जरूरत थी? यह सुनते ही झो यानशु की गर्लफ्रेंड भी समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। झो यानशु का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसा मोड़ आ जाएगा। उसे एहसास हो गया कि अब राज छिपाना नामुमकिन है। इसलिए उसने सब कुछ दांव पर लगाकर बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया। वही औरत मुझसे चिपकी रहती थी, बार बार मुझसे वापस आने की भीख मांगती थी। मैं तो उससे तंग आ चुका था। मैं उसे क्यों छेड़ूंगा? वह तो झोंक की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती थी। 3 साल पहले ही मैं उससे ऊब चुका था, इसलिए जानबूझकर शादी वाले दिन गायब हो गया। इसका विदेश जाने से कोई संबंध नहीं था। एक लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो यह सब तुम्हारे दिल की सच्ची बातें हैं? झो यानशु ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल। अगर आज लिंग तियानयू खुद यहां आ जाए, तब भी मैं यही बात एक शब्द बदले बिना दोहराऊंगा। यह सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। झो यानशु की दाहिनी आंख बार बार फड़कने लगी। उसने दरवाजे की ओर देखा,
वहां खड़ी परिचित आकृति को देखते ही उसका दिल जैसे बर्फ बन गया। 3 साल बाद एक बार फिर लिन तियानयू सबकी नजरों का केंद्र बन गई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न निराशा, न दर्द। उसके चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो लंबे तूफानों के बाद आती है, और वह सुकून जो किसी कहानी के अंत के बाद मिलता है। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी एक एक बात सुन ली है। लोगों की भीड़ के उस पार खड़ी होकर उसने मंच पर खड़े झो यानशु को देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ता जा रहा था। इस पल वह उसे इतना अजनबी लगा मानो दोनों पहली बार मिल रहे हों। लिन तियानयू मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, कम से कम आज तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। आखिरकार तुमने सच कह ही दिया झो यानशु। इतना कहकर उसने हल्की सी मुस्कान दी और बिना एक पल रुके मुड़कर वहां से चली गई। कार में बैठते ही उसने अपना फोन निकाला। जो संदेश वह पहले पूरा नहीं लिख पाई थी, उसे पूरा करके भेज दिया। संदेश भेजने की आवाज सुनते ही उसे लगा कि शायद तुरंत जवाब आ जाएगा। उसने स्क्रीन की ओर देखा, लेकिन चैट विंडो में लाल रंग का एरर का निशान चमक रहा था। नीचे लिखा था कि उसे पहले मित्रता अनुरोध फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना होगा। वह बार बार स्क्रीन देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। उसने फिर कई संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा मिला। लू चेंगझो ने उसे ब्लॉक कर दिया था और उसके सारे संपर्क भी मिटा दिए थे। अब तक शांत पड़ा उसका दिल अचानक बेचैन हो उठा। उसके मन की एक आवाज बार बार कह रही थी, जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन वह खुद को जबरदस्ती समझाती रही। आज सुबह तो उन्होंने मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए थे, मुस्कुराकर हाथ भी हिलाया था। सब कुछ तो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। वह खुद को बार बार दिलासा देती रही, लेकिन एक्सीलेटर पर उसका कांपता हुआ पैर उसके भीतर के डर को छिपा नहीं पाया। घबराहट में उसने लगातार 10 लाल बत्तियां पार कर दीं और अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गई। घर वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी, लेकिन अब वहां एक अजीब सी वीरानी पसरी हुई थी। इतनी खामोशी कि वह घर पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। रसोई की लाइट जलती देखकर उसे लगा कि शायद लू चेंगझो उसके लिए हमेशा की तरह नशा उतारने वाला सूप बना रहे होंगे। वह दौड़ती हुई अंदर पहुंची। चूल्हे पर सचमुच सूप बन रहा था, लेकिन उसे बनाने वाला लू चेंगझो नहीं, बल्कि घर की नौकरानी थी। नौकरानी ने झुककर अभिवादन किया और जल्दी से एक कटोरी सूप निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, मैडम, सूप अभी अभी तैयार हुआ है, गरम गरम पी लीजिए। हालांकि लिन तियानयू ने शराब नहीं पी थी, फिर भी उसने एक घूंट लिया, लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह हमेशा पीती थी। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, यह उन्होंने नहीं बनाया? नौकरानी घबरा गई। माफ कीजिए मैडम, साहब ने जाने से पहले मुझे सूप बनाना सिखाया था, लेकिन मैं ठीक से याद नहीं रख पाई। आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। लेकिन लिन तियानयू ने उसकी पूरी बात में सिर्फ 4 शब्द सुने। जाने से पहले उसका दिल जैसे गहरी खाई में गिर गया। वह कांपती आवाज में बोली, वह कब चले गए? नौकरानी ने जवाब दिया, आज सुबह आपके घर से निकलने के तुरंत बाद। लिन तियानयू पागलों की तरह पूरे घर में उन्हें खोजने लगी। ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी, बाथरूम, घर का कोई कोना नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं भी लू चेंगझो की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। वह सचमुच जा चुके थे। बूढ़े बटलर ने उसकी टूटी हुई हालत देखकर आखिर हिम्मत जुटाई और पूछा, मैडम, आपने आखिर साहब से तलाक के लिए हाँ क्यों कर दी? तलाक यह शब्द सुनते ही लिन तियानयू की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वह बेतहाशा पिछले कुछ दिनों की हर घटना याद करने लगी। शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए, लेकिन जितना याद करती उतनी ही घबरा जाती। उसने तुरंत अपनी सचिव को लू चेंगझो का पता लगाने का आदेश दिया और खुद कार लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ी।
सबसे पहले वह उस पुराने घर पहुंची जहां वे पहले रहा करते थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा दरवाजे पर ताला लगा था और घर सील किया जा चुका था। पड़ोसियों ने बताया, चेंगझो कल यहां आए थे। उन्होंने बहुत सा सामान फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हों। अगले ही पल सचिव का संदेश आ गया। संदेश पढ़ते ही लिन तियानयू के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सचिव झांग ने पुष्टि की कि लू चेंगझो ने अमेरिका जाने की फ्लाइट बुक कर ली है। यह जानने के बाद लिन तियानयू वापस कार में आकर बैठ गई, लेकिन उसने इंजन स्टार्ट नहीं किया। वह सीट से टिककर चुपचाप उस चैट विंडो को देखती रही जहां उसे ब्लॉक किया जा चुका था। उसे तब एहसास हुआ, वह सिर्फ घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि देश छोड़कर हमेशा के लिए विदेश जाने का फैसला कर चुका था। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। आखिर उसने अचानक तलाक लेकर बिना कुछ बताए विदेश जाने का फैसला क्यों किया? क्या मेरे साथ रहना, मेरा पति बनना और हमेशा मेरे पास खड़े रहना, यही तो उसका सबसे बड़ा सपना नहीं था? उसने कार का दराज खोला ताकि चार्जर निकाल सके। तभी उसकी नजर फिर उसी फाइल पर पड़ी। इस बार उसने आखिरकार उसे खोल लिया। फाइल खोलते समय उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। आखिरी पन्ने तक पहुंचते ही उसकी नजर अपने ही हस्ताक्षर पर जाकर ठहर गई। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वे कुछ ही पन्ने थे, लेकिन उस समय वे उसे हजारों किलो भारी महसूस हो रहे थे। उसी पल उसे समझ में आया कि लू चेंगझो क्यों चला गया। वह बुदबुदाई, मेरे हस्ताक्षर ये तलाक के समझौते पर कैसे हैं? उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने कभी ऐसे किसी कागज पर हस्ताक्षर किए हों। जब विमान सैन फ्रांसिस्को पहुंचा, तब वहां दोपहर का समय था। हवाई अड्डे के बाहर मेरा स्वागत करने के लिए मेरी पुरानी शिक्षिका सु वानशिंग खड़ी थीं। जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, तब उन्होंने विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ दी थी और अपना स्टार्टअप शुरू किया था। 3 साल की मेहनत के बाद उन्होंने सिलिकॉन वैली में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली थी। मैं सूटकेस खींचते हुए उनके पास गया और मुस्कुराकर बोला, मैडम सु, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। वह मुस्कुराईं, अरे मैंने तो कब की अध्यापिका की नौकरी छोड़ दी। अब मुझे मैडम मत कहो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो आगे से मुझे दीदी वानशिंग कह सकते हो। उनका सहज और स्नेहपूर्ण स्वभाव इस अनजान देश में मेरे लिए किसी अपनापन से कम नहीं था। मैं भी मुस्कुराकर बोला, ठीक है दीदी। उन्होंने हंसते हुए पूछा, चेंगझो, 6 महीने पहले जब तुमने मास्टर की पढ़ाई पूरी की थी, तभी मैंने तुम्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया था। उस समय तुमने मना कर दिया था। अब अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया? मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उस समय परिवार की वजह से मैं विदेश नहीं आना चाहता था, इसलिए आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। लेकिन अब मैंने सब सोच लिया है। जब आगे का रास्ता खुद नहीं पता, तो क्यों न हिम्मत करके एक नई शुरुआत की जाए। जिंदगी तो वैसे भी कदम कदम पर सीखने का नाम है। सु वानशिंग मुस्कुराईं, सही कहा। मैंने भी पहले कई साल विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। बाद में महसूस हुआ कि वह जीवन मेरे लिए नहीं है, इसलिए बाहर निकलकर नई दुनिया देखने का फैसला किया। तुम अभी इतने युवा हो, अगर तुम्हें भविष्य को लेकर उलझन महसूस होती है तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। कार पार्क करने के बाद वह मुझे एक सुंदर 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में ले गईं। घर दक्षिणमुखी था, धूप भरपूर आती थी, नीचे ही सुपरमार्केट भी था, साफ सुथरा और पूरी तरह व्यवस्थित कमरा देखकर मेरे शरीर की आधी थकान वहीं खत्म हो गई। उन्होंने मुझे पूरा घर दिखाया, जरूरी बातें समझाईं, फिर मुझे खाना खिलाने ले गईं। खाने के बाद हम दोनों सुपरमार्केट गए और रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीद लिया। सारा सामान घर पहुंचाने के बाद उन्होंने कहा, अब तुम आराम करो। उन्होंने अपना पता मुझे दिया और वापस चली गईं। मैंने नहाकर बिस्तर पर लेटते हुए खिड़की के बाहर ढलती शाम को देखा। कमरे में गहरा सन्नाटा था। न जाने कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। उस रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं लिन तियानयू की शादी में बैठा था, लेकिन इस बार झो यानशु भागा नहीं था। उसने सचमुच उससे शादी कर ली थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें एक दूसरे को अंगूठी पहनाते देखा, उन्हें जीवन भर साथ रहने की कसम खाते देखा, और फिर सबकी शुभकामनाओं के बीच उन्हें एक दूसरे को चूमते हुए देखकर
मैं चुपचाप वहां से चला गया। मैं वापस उसी शांत विश्वविद्यालय लौट आया। 3 साल तक पूरी लगन से पढ़ाई की। डिग्री पूरी करने के बाद अमेरिका चला आया। एक नई जिंदगी शुरू की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी छोटी सी जिंदगी में मेरे और लिन तियानयू के रास्ते सिर्फ उन 4 सालों तक ही मिले थे जब हम एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, शुरू से आखिर तक। मैं उसके लिए बस एक ऐसा सहपाठी था जिसका नाम भी शायद उसे कभी याद नहीं रहा। वह सपना इतना वास्तविक था कि जागने के बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सपना था और क्या सच। मैं काफी देर तक अकेला सोफे पर बैठा रहा। दोपहर के समय सू वानशिंग का फोन आया, तब जाकर मेरी तंद्रा टूटी। उन्होंने कहा, चेंगजो, उठ गए? क्या मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे हूं? जल्दी नीचे आओ। चलो, साथ में खाना खाते हैं। मैं नीचे पार्किंग में पहुंचा और उनकी कार ढूंढ ली। सामने वाली सीट का दरवाजा खोलकर जैसे ही बैठा, मुझे महसूस हुआ कि पीछे की सीट पर भी कोई बैठा है। शिष्टाचारवश मैंने पीछे मुड़कर ठीक से नहीं देखा। मैंने सोचा, सू वानशिंग खुद ही परिचय करा देंगी। मैंने सीट बेल्ट बांधी ही थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आराम से सोए। उस परिचित आवाज को सुनते ही मैं चौंक कर सिर उठाया। रियर व्यू मिरर में मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। मैं अवाक रह गया। यह लिन त्यान्यू से मिले हुए अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ था, लेकिन वह इतनी थकी हुई लग रही थी जैसे कई दिनों से उसने आंख तक न झपकी हो। फिर भी जब उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ और दृढ़ थीं। उस पल मेरे गले तक न जाने कितनी बातें आकर रुक गईं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि सबसे पहले क्या पूछूं। आखिरकार मैं चुप ही रहा। कार के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। करीब 1 मिनट बाद सू युआनचिंग को महसूस हुआ कि माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब है। उन्होंने जल्दी से मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। चेंगझो, ये तुम्हारी कॉलेज की क्लासमेट लिन त्यानयू हैं। क्या तुमने इन्हें पहचाना नहीं? ये अभी अभी अमेरिका पहुंची हैं। उतरते ही इन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मुझसे मिलना चाहती हैं। मैंने सोचा तुम दोनों पुराने सहपाठी हो, इसलिए साथ में खाना खाने का प्लान बना लिया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? असल में मुझे बहुत आपत्ति थी, लेकिन दीदी युआनचिंग को हमारी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने खुद को शांत रखते हुए मुस्कुराकर कहा, दीदी, जैसा आपको ठीक लगे, बस जेट लैग की वजह से थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, पहले आराम से थोड़ा संभल जाओ। फिर पीछे बैठी लिन त्यानयू की ओर मुड़कर पूछा, त्यानयू, तुम ठीक हो? अगर चाहो तो पहले होटल जाकर आराम कर लो, बाद में मिल लेंगे। लिन त्यानयू लगभग 30 घंटे से लगातार जाग रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब आराम करने का समय नहीं है। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, पहले चलते हैं। सू युआनचिंग मुस्कुराई, तो पहले खाना खाते हैं। मैंने पहले ही रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी है। वैसे कॉलेज में तुम दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे। सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद किस्मत तुम्हें सैन फ्रांसिस्को में फिर मिला देगी। मैं सिर झुकाए बैठा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि पीछे से लिन तियानयू लगातार मुझे देख रही थी। मैं समझ गया था वह अमेरिका सिर्फ मुझे ढूंढने आई है। लिन ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी की मालिक, जिसे मैंने एक बिल्कुल साधारण आदमी ने तलाक के कागज थमा दिए थे। शायद वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तभी उसने शांत स्वर में कहा, यह कोई संयोग नहीं है। मैं सैन फ्रांसिस्को एक जरूरी काम से आई हूं और लू चेंगझोउ से मिलना उसी काम का हिस्सा है। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो, लेकिन मेरी बेरुखी देखकर ऐसा लगता था मानो हम एक दूसरे को जानते ही न हों। यह अजीब रिश्ता देखकर सू युआनचिंग भी उलझन में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, तो तुम खास तौर पर चेंगझो से मिलने आई हो? फिर मुस्कुराकर बोलीं, ग्रेजुएशन के बाद भी तुम दोनों अक्सर मिलते रहे। क्या तुम लोग काफी अच्छे दोस्त हो? इस सवाल का जवाब देने से पहले ही मैंने बात काट दी। हम बस सामान्य सहपाठी हैं। मेरी बात सुनते ही लिन तियानयू की आंखें हल्की सी बुझ गईं। सू युआनचिंग ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। अरे, 4 साल साथ पढ़े हो,
अभी भले ही ज्यादा संपर्क न हो, लेकिन आगे मिलते जुलते रहोगे तो दोस्ती फिर हो जाएगी। फिर उन्होंने बात बदल दी। वैसे त्यानयू, इस बार अमेरिका किस काम से आई हो? अकेली आई हो? तुम्हारे पति नहीं आए? सुना था तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारे पति भी तो तुम्हारे क्लासमेट थे, है ना? कुछ देर बाद लिन तियान्यू ने धीमी भारी आवाज में जवाब दिया, हाँ, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने मुझसे तलाक मांग लिया। मैं इस बार अमेरिका उसी मामले को सुलझाने आई हूं। सु युआनचिंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनकी साधारण सी जिज्ञासा किसी के निजी जीवन के इतने दर्दनाक हिस्से को छू जाएगी। वे तुरंत असहज हो गईं। मैं इस विषय पर और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने मुस्कुराकर बात बदल दी। दीदी, आज आपने इटालियन खाना बुक किया है या चाइनीज? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अब सच में बहुत भूख लगी है। उन्होंने राहत की सांस ली। बस कुछ ही 100 मीटर बाकी हैं। हम पहुंचने वाले हैं। खाना लगभग 1 घंटे तक चला। पूरे समय सु युआनचिंग हम दोनों के बीच बातचीत करवाने की कोशिश करती रहीं। मैं चुपचाप खाना खाता रहा। लिन तियानयू कई बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती। खाना आधा ही हुआ था कि अचानक सु युआनचिंग के ऑफिस से फोन आ गया। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूं। उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। वे जल्दी जल्दी उठीं और बोलीं, तुम लोग आराम से खाना खत्म करना। इतना कहकर वे चली गईं। अब पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया। गुरु और शिष्यों की वह मुलाकात अब तलाक की कगार पर खड़े पति पत्नी की आमने सामने की बातचीत बन चुकी थी। माहौल इतना भारी था कि जैसे हवा भी रुक गई हो। मैंने आखिरी निवाला खत्म किया। तभी लिन तियानयू ने समय पर मेरी ओर एक नैपकिन बढ़ा दी। मैंने उसे नहीं लिया। मैं खुद उठकर दूसरा नैपकिन ले आया। फिर उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, जो भी कहना है आज सब साफ साफ कह दो। सिर्फ एक दिन में मैं उसके लिए पूरी तरह बदल चुका था। मैं अब वैसा पति नहीं था जैसा उसकी यादों में था। शायद मैं बदल गया था, या शायद उसने मुझे कभी सच में जाना ही नहीं था। अपने सामने बैठे इस अनजान इंसान को देखकर लिन तियानयू पूरी तरह असमंजस में पड़ गई। लेकिन वह जानती थी कि मेरे तलाक लेने का फैसला उसी से जुड़ा हुआ था, इसलिए बातचीत शुरू होते ही उसने पूरी ईमानदारी से कहा, चेंगझोउ, मुझे माफ कर दो। इन 3 सालों में मैं कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। मैं तुम्हें वह घर नहीं दे सकी जिसके तुम हकदार थे। मैंने तुम्हारी सारी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया। इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूं। मैंने उसकी ओर शांत नजरों से देखा। शुरू से ही हमारा रिश्ता एक गलती था, और ऐसी गलती का अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार ही न रहा हो, उसे अपना जीवन साथी बना लेना और उससे यह उम्मीद करना कि वह पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा, अपने आप में एक असंभव सपना है। फिर उस इंसान के दिल में अगर शुरू से अंत तक किसी और की जगह बनी रही हो, तो उस रिश्ते का सुखद अंत होना तो और भी असंभव था। मेरे तलाक की अर्जी देने की वजह बस इतनी थी कि मुझे आखिरकार एहसास हो गया था कि 3 साल पहले मेरा फैसला कितना बचकाना और मूर्खतापूर्ण था। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी की उस गलत राह को सुधारना चाहता था जिसे मैंने खुद चुना था। इसका न तो किसी जिम्मेदारी से संबंध था और न ही किसी त्याग से। इसलिए मैंने शांत स्वर में उससे कहा, मुझे तुम्हारे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस तलाक के समझौते को जमा कर देना, और जब तलाक का प्रमाण पत्र मिल जाए तो उसे मुझे भेज देना। कुरियर का खर्च मैं खुद दे दूंगा। मेरी बात सुनकर लिन तियानयू वहीं स्तब्ध रह गई। अमेरिका आने वाली पूरी उड़ान के दौरान उसे यही लगता रहा था कि शायद अभी भी हमारे रिश्ते को बचाने का मौका है। उसने पूरी रात जागकर यह सोचने में बिताई थी कि मुझसे कैसे माफी मांगे और मुझे कैसे मनाए। लेकिन अब उसे समझ आ गया कि मेरा फैसला कितना अटल था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या तलाक लेना जरूरी है? आखिर क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए साफ साफ कहा,
मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, और अब मैं तलाक इसीलिए पर इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता। बस वजह इतनी सी है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैं घर नहीं गया, बल्कि सीधे सू युआनशिंग के पास चला गया। मुझे अकेले देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, तियानियू कहाँ है? मैंने सहजता से जवाब दिया। मेरे जाने के बाद उन्हें भी कुछ जरूरी काम आ गया था। मैंने सोचा कि कुछ दिनों बाद तो मुझे यहाँ काम शुरू करना ही है, इसलिए पहले कंपनी का माहौल देख लेता हूँ। सू युआनशिंग ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। संयोग से उनका भी काम खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने पूरे उत्साह से मुझे कंपनी घुमाई। शाम को हम दोनों ने साथ खाना खाया और फिर मैं अपने अपार्टमेंट लौट आया। घर पहुंचकर जब मैंने फोन खोला तो देखा कि लिन तियानयू ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मुझे विदा होते समय उसकी कही हुई बातें याद आ गईं। अगर तुमने सच में तलाक का फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं थी। मैंने तुम्हारे सच्चे दिल की कद्र नहीं की, इसके लिए मैं सच में माफी चाहती हूं, लेकिन आखिर हम 3 साल तक पति पत्नी रहे हैं, तलाक के बाद भी। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? दोस्त मैं और लिन तियानयू? क्या हमारे बीच अब भी दोस्ती जैसी कोई चीज बची थी? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा। सबसे अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएं। इसलिए मैंने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की। रात लगभग 10 बजे, जब मैं सोने ही वाला था, उसने फिर से एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इस बार साथ में एक संदेश भी था। तलाक के समझौते की कुछ शर्तों पर दोबारा बात करनी है। चूंकि बात तलाक से जुड़ी थी, मैंने तुरंत रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। लिन तियानयू ने बिना किसी भूमिका के सीधे संशोधित अनुबंध भेज दिया। कुछ धाराओं को लाल रंग से चिन्हित किया गया था। मैंने ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि तलाक के बाद मुझे उसकी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। घर, शेयर, निवेश और कई दूसरी संपत्तियां। यह सब मानो आसमान से गिरी दौलत थी। लेकिन मुझे यह सब स्वीकार करने में असहजता महसूस हुई। मैंने तुरंत उसे एक वॉइस मैसेज भेजा। संपत्ति का बंटवारा पहले वाले समझौते के अनुसार ही रहने दो। तुम्हें विवाह कानून के हिसाब से मुझे इतनी ज्यादा संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यह सब ले लूंगा तो मुझे खुद शर्म महसूस होगी। लगता था कि लिन तियानयू पहले से ही मेरे जवाब का अनुमान लगा चुकी थी। उसने तुरंत लिखा, मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी पैसे के लिए नहीं की थी। मैंने अनुबंध इसलिए नहीं बदला कि तुम्हें किसी तरह का मुआवजा दूं। यह सब तुम्हारा कानूनी अधिकार है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। समय धीरे धीरे बीतता गया। मैंने अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। 1 महीने बाद मुझे तलाक का प्रमाण पत्र मिल गया। साथ ही कई मकानों के कागज, कंपनी के शेयर और दूसरी संपत्तियों के दस्तावेज भी। जब मैंने अपने बैंक खाते में जमा रकम देखी, तो कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि इसका क्या करूं। आखिर मैंने सब कुछ एक तरफ रख दिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगा। एक दिन ऑफिस पहुंचते ही सू युआनशिंग ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। इस बार मीटिंग का विषय चीन की कई इंटरनेट कंपनियों के साथ होने वाला सहयोग था। इस परियोजना के लिए एक सहायक चुनना था, जो उनके साथ चीन जाकर साझेदारी की बातचीत करे। उन्होंने पूरे कमरे पर नजर डाली और अंत में मेरी ओर देखते हुए कहा, चेंगझोउ, इस बार तुम मेरे साथ चलोगे। मेरा नाम अचानक सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे चुना था, इसलिए मैंने बिना मना किए हामी भर दी। मीटिंग खत्म होने के बाद हम दोनों वहीं रुक गए। सू युआनशिंग ने बिना घुमाए फिराए कहा, इस बार जब हम चीन लौटेंगे तो हमें एक साथ 4 कंपनियों से बातचीत करनी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परियोजना लिन ग्रुप के साथ है। यह नाम सुनते ही मुझे कुछ अंदाजा हो गया। मैंने उनकी ओर देखा। क्या यह लिन तियानयू की कंपनी है? उन्होंने सिर हिलाया। कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, पिछली बार जब हम मिले थे, उसके बाद तियानयू ने मुझसे अकेले में भी मुलाकात की थी। यही प्रोजेक्ट उसी मुलाकात के दौरान तय हुआ था।
तुम दोनों के बारे में भी उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया था। मुझे लगा यह तुम्हारी निजी जिंदगी है, इसलिए मैंने कभी दखल नहीं दिया। मैं उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि लिन तियानयू मेरी वजह से किसी बात पर समझौता करेगी। किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए मैंने साफ साफ कहा, मैडम सू, सच तो यह है कि हमारा तलाक हो चुका है। मुझे लगा यह निजी बात है, इसलिए मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ बातें आपको पहले से बता देना जरूरी है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, असल में मैं और लिन तियानयू सिर्फ नाम के पति पत्नी थे। वह मुझसे प्यार नहीं करती थी और हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता भी नहीं था। अब जब हमारा तलाक हो चुका है तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम शांति से अपनी अपनी जिंदगी जिएं। जहां तक मैं उसे जानता हूं, वह रिश्तों की कद्र करने वाली इंसान है, लेकिन जब सही और गलत या किसी बड़े फैसले की बात आती है तो वह हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहती है। अगर आपको लगता है कि मुझे साथ ले जाने से इस सहयोगी परियोजना के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह सब उस व्यक्ति के मुंह से सुनकर जिसने खुद उस शादी को जिया था। सु युआनशिंग को सब कुछ बेहद अजीब लगा। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि लिन तियानेऊ के दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी भावनाएं नहीं हैं? मैंने बिना झिझक तुरंत सिर हिला दिया। मेरे दृढ़ चेहरे को देखकर सु युआनशिंग को सैन फ्रांसिस्को से रवाना होने से पहले लिन तियानयू की कई बातें याद आ गईं। मैडम सु, मैं और चेंगझो वास्तव में पति पत्नी हैं, या यूं कहूं कि अभी हम तलाक की प्रक्रिया में हैं। हमारी शादी में गलती मेरी थी। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। वह मुझसे पूरी तरह निराश हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने तलाक मांगा। उनका फैसला बहुत दृढ़ है। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तलाक के लिए हाँ कह दी। लेकिन मैं अब भी इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं सब कुछ ठीक से समझ सकूं। चेंगझो मेरे साथ वापस नहीं आएंगे। कृपया कुछ समय तक उनका ख्याल रखिए। आपका धन्यवाद करने के लिए मैं इस परियोजना में पूरी ईमानदारी से सहयोग करूंगी। सु युआनशिंग वर्तमान में लौट आईं और बोलीं, मैंने तुम्हारी राय पहले ही पूछ ली थी। इस परियोजना की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें साथ ले जाने के दो कारण हैं। पहला, मेरी थोड़ी सी निजी इच्छा। दूसरा, मैं चाहती हूं कि तुम्हें और अनुभव मिले। इसे बस एक सामान्य बिजनेस ट्रिप समझो और अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। ठीक है। मैं सु युआनशिंग को लंबे समय से जानता था। वह सीधी सादी इंसान थीं और कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करती थीं। इसके अलावा यह बिजनेस ट्रिप मेरे करियर के लिए भी एक दुर्लभ अवसर था। अगर इसे छोड़ देता तो बाद में पछताना पड़ता। काफी सोचने के बाद मैंने आखिरकार हामी भर दी। देश लौटने की तारीख एक सप्ताह बाद तय हुई। मैं काम भी करता रहा और साथ साथ अपना सामान भी पैक करता रहा। जितना वापसी का दिन नजदीक आता गया, मेरा मन उतना ही शांत होता गया। मैंने तय कर लिया था कि अतीत को सिर्फ एक सपना समझूंगा। अब वह सपना टूट चुका था और मैं पूरी तरह जाग चुका था। अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। जहां तक मेरा और लिन तियानयू का सवाल है, हम बस वहीं लौट आए हैं जहां से शुरुआत हुई थी। सिर्फ साधारण सहपाठी। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि अगली बार उससे मिलूंगा तो सामान्य परिचित की तरह ही व्यवहार करूंगा। मैं और सु युआनशिंग हंसते बातें करते एयरपोर्ट से बाहर निकले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार पहुंच ही गए। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, आखिरकार घर लौट आए। इसी बीच उन्होंने दूर खड़े अपने माता पिता को देख लिया। माँ, पापा उत्साह में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और दौड़ते हुए उनके पास ले गईं। उन्होंने मेरा परिचय कराया। माँ पापा, ये हैं लू चेंगझो। पूरे रास्ते इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उनके माता पिता ने बड़े स्नेह से कहा, अरे बेटा, बहुत तकलीफ हुई होगी। अब जब यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे घर चलो, थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे। मैं जानता था कि उनका परिवार बहुत समय बाद मिला था। उनके पास आपस में कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होगा, इसलिए मैंने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं अंकल आंटी, आप लोग इतने दिनों बाद मिले हैं। मैं बीच में आकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। वैसे भी मुझे थोड़ी देर में एक जरूरी काम है। माफ कीजिए।
सु युआनचिंग के चेहरे पर हल्की सी निराशा झलक आई, लगता था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उनके पिता बोले, चलो बेटा, घर चलते हैं। जाते जाते वह कई बार मुड़कर मुझे देखती रहीं। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाकर विदा दी। उनसे अलग होने के बाद मैं अपना सामान लेकर टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ गया। ड्राइवर ने मेरा सामान कार में रख दिया। मैंने दरवाजा खोला और बैठने ही वाला था कि अचानक किसी ने कार का दरवाजा पकड़ लिया। तेज बारिश हो रही थी। बारिश की आवाज के बीच भी उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह पूरी दृढ़ता से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। चेंगझो, शायद तुमने बहुत लोगों को तुम्हारे परिवार और हैसियत पर बातें करते सुना होगा, और यह भी कि तुमने मुझसे शादी करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं समझा और कभी यह नहीं सोचा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जिया और जिसे चाहा उसे पाने की हिम्मत दिखाई। इसलिए तुम्हें कभी खुद को कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा। कई दिनों बाद पहली बार मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मैंने बस इतना कहा, धन्यवाद। होटल पहुंचकर सामान रख दिया। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। शाम को मैं अपने पुराने दोस्त गु शीशु से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचा। हम दोनों गले मिले और हाल चाल पूछने लगे। जब उसे पता चला कि तलाक के बाद मुझे लिन तियान्यू की आधी संपत्ति मिली है, तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाई, तू तो अब अरबपति बन गया। अब अगर मैं तेरा सहारा पकड़ लूं, तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। मैंने जल्दी से उसका मुंह बंद किया, आसपास बैठे लोगों से माफी मांगी और उसे खींचकर प्राइवेट कमरे में ले गया। अंदर पहुंचने के बाद उसने धीरे से पूछा, सच बता, पैसा खाते में आ गया? क्या मैंने सिर हिलाया। हाँ, आ तो गया है, लेकिन मुझे उसे खर्च करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ऐसा लगता है जैसे आसमान से गिरी यह दौलत कभी भी वापस ले ली जाएगी। मेरी बात सुनकर गू शीशु हंस पड़ा और मुझे समझाने लगा, कैसी बेकार की बातें कर रहा है। यह कोई आसमान से गिरी हुई दौलत नहीं है। यह तुम्हारा कानूनी हक है। अगर लिन तियान्यू ने इतनी उदारता से तुम्हें यह सब दिया है, तो बेझिझक इस्तेमाल करो। शर्म किस बात की? क्या तुमने उसका गला पकड़कर उससे शादी करवाई थी? उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि वह गलत नहीं कह रहा। जब उसने देखा कि मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है, तो वह मुस्कुराते हुए मेन्यू उठाकर सीधे वेटर के हाथ में थमा दिया। यहाँ जो सबसे महंगे व्यंजन हैं, सब ले आओ। लॉबस्टर भी हर डिश की एक एक प्लेट। वेटर मुस्कुराकर बोला, जी सर। वेटर के जाते ही वह सीना चौड़ा करके बोला, कैसा लगा? अभी मैं बिल्कुल अमीर आदमी जैसा लग रहा था ना? मैंने हंसते हुए दोनों अंगूठे ऊपर कर दिए। बहुत शानदार। बस बिल आने के बाद देखना, हमारा मिस्टर गू इतना ही आत्मविश्वासी रहता है या नहीं। गू शीशु ने हैरानी का नाटक किया। अरे चेंगझो, आज दावत तो तुम दे रहे हो ना? मैं हंसकर बोला, नहीं, आधा आधा बिल देंगे। खाना खत्म होने के बाद गु शीशु पूरी तरह संतुष्ट था। हम बिल चुकाकर बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से एक व्यंग्य भरी आवाज सुनाई दी, अरे यह तो लू चेंगझो है। हमने मुड़कर देखा। सीढ़ियों से कॉलेज के कई पुराने सहपाठी नीचे उतर रहे थे। उन सबके बीच झो यानशु भी था। गु शीशु मेरे कान के पास आकर धीरे से बोला, तुम्हारे विदेश जाने के अगले ही दिन झो यानशु के कई लड़कियों से एक साथ रिश्ते रखने का मामला पूरे शहर में फैल गया था। इतने लोग इसमें शामिल थे कि मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। सुना है लिन तियान्यू की सहेलियों ने ही सब कुछ उजागर किया। तब से उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसने नौकरी तक छोड़ दी और वापस जाकर लिन तियान्यू से फिर साथ होने की भीख मांगने लगा। लेकिन उसने एक नजर तक नहीं डाली। अगर तुम उसे सबके सामने ठुकराया जाता देखते, तो हंस हंसकर लौटपोट हो जाते। इतने में झो यानशु हमारे सामने आ गया। उसे हमारी बातें सुनाई दे चुकी थीं। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह घूरते हुए बोला, तू विदेश नहीं चला गया था, फिर वापस क्यों आ गया? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया,
उससे तुम्हारा क्या लेना देना? वह ताना मारते हुए बोला। ज्यादा खुश मत हो। यह मत समझ कि वापस आकर फिर से लिन तियानयू के पास जाने का मौका मिल जाएगा। पहले भी उसने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया था, अब तो और भी नहीं देगी। मैं उसका जवाब देने के मूड में नहीं था। मैंने बिल चुकाया और गू शीशु को लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन मेरी अनदेखी ने उसे और भड़का दिया। वह रास्ता रोककर खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, तलाक लेकर लिन तियानयू की आधी संपत्ति हड़प ली। तू तो बस एक चालाक लालची आदमी निकला। इतना पैसा मिल भी गया तो क्या तुझे ऊपर से नीचे तक देखकर आज भी गरीबी की बदबू आती है? जरा दूर रह, कहीं वह बदबू मुझ तक न पहुंच जाए। उसके साथ आए लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। गू शीशु गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। मैंने शांत नजरों से झो यानशु की तरफ देखा और कहा, वह पैसा लिन तियानयू ने अपनी इच्छा से दिया है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे बारे में जो बातें पूरे शहर में फैल रही हैं वे भी सच हैं। इतना कहकर मैं मुड़ा और गोदी कांग शीशु को लेकर बाहर निकल गए। मेरी बात सीधे उसके दिल पर लगी। बेइज्जती सहन न कर पाने की वजह से वह गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने जोर से वेटर की ट्रॉली धक्का दे दी। ट्रॉली पर रखा खौलता हुआ गर्म सूप सीधे मेरी और गुशीशु की तरफ उड़ गया। उसी पल अचानक लिन तियानयू सामने आ गई। उसने बिना एक पल सोचे अपना हाथ आगे बढ़ाकर वह गर्म कटोरा रोक लिया। उबलता हुआ सूप उसकी पूरी बाईं हथेली पर गिर गया। छन्न की आवाज के साथ उसकी त्वचा बुरी तरह झुलस गई। कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा पर बड़े बड़े फफोले उभर आए। दर्द से उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। झो यानशु यह देखकर घबरा गया। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा। तियानयू तुम्हारा हाथ। लेकिन लिन तियानयू ने दर्द सहते हुए भी दांत भींच लिए। उसकी आंखें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। वह उसे घूरते हुए बोली, अब तक मैं तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन अगर तुम बार बार मेरी सीमा लांघोगे तो इस बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। झो यानशु कुछ सफाई देना चाहता था, लेकिन उसने उसे एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने तुरंत गू की शीशु को साथ लिया और लिन तियानयू को अस्पताल ले गया। रात की ठंडी हवा में मेरा दिमाग भी कुछ शांत हुआ। उसके हाथ की हालत देखकर मैंने उसकी जेब से कार की चाबी निकाली और जल्दी से अस्पताल पहुंच गया। नर्स ने घाव देखते ही घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। काफी रात हो चुकी थी। मैंने बहुत समझाकर गुते शीशु को घर भेज दिया, क्योंकि अगले दिन उसे काम पर भी जाना था। आखिरकार इमरजेंसी रूम में सिर्फ हम 4 लोग रह गए। मैं मुड़ा और दर्द सहने की कोशिश कर रही लिन तियानयू की ओर देखा। मैंने चुपचाप 2 टिश्यू निकाले। मैंने उसके माथे पर आए पसीने की छोटी छोटी बूंदों को टिश्यू से पोंछ दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस डॉक्टर की लिखी हुई दवा की पर्ची लेकर दवा लेने चला गया। जब मैं वापस लौटा तब तक उसके घाव की पट्टी हो चुकी थी। डॉक्टर ने हमें कई सावधानियां बताईं और फिर जाने की अनुमति दी। मैं लिनथियान विकी की नुवु को गाड़ी से वापस घर ले आया। एक बार फिर मैं उसी हवेली में लौट आया। लिविंग रूम की सजावट लगभग वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी। मेरी आंखों में कुछ पल के लिए खोया हुआ भाव आ गया। मैनेजर, घर का पुराना नौकर, मुझे वापस देखकर बहुत खुश हो गया। वह तुरंत मेरे पास आया और बार बार कहने लगा, सर, आखिरकार आप वापस आ गए। जिस समय आप यहाँ नहीं थे उस दौरान मैडम हमेशा आपका इंतजार करती रहीं, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र लिन थियानवू के घायल हाथ पर पड़ी और वह वहीं स्तब्ध रह गया। मैडम, आपको ये चोट कैसे लग गई? मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। मैंने दवाइयां उसके हाथ में दीं और डॉक्टर की बताई हुई सावधानियां फिर से समझाईं। इसके बाद मैं मुड़कर जाने लगा। मेरी दूर जाती हुई पीठ को देखकर लिन थियानवू के दिल में अचानक खालीपन महसूस हुआ। वह मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके होंठों तक आते आते शब्द रुक गए। उसके चेहरे पर छुपी हुई निराशा, झिझक
और कुछ कहना चाहने की बेचैनी को घर के पुराने नौकर ने देख लिया। वह तुरंत मेरे पीछे दौड़ा और मुझे रोकते हुए अपने दिल में दबे सारे शब्द कह दिए। बेटा, अगर तुम वापस आ गए हो तो अब मत जाओ। पिछले 3 महीनों में मैडम काम के अलावा बस कमरे में बैठकर उन फूलों को देखती रहती थीं जिन्हें तुमने लगाया था। रात में सपने में भी वह बस यही कहती थीं कि तुम वापस आ जाओ। वह हर हफ्ते अमेरिका जाती थीं तुम्हें देखने, लेकिन तुम्हें परेशान करने के डर से कभी संपर्क नहीं किया। ये बातें सुनकर मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह सब बहुत अजीब लग रहा था। क्या लिन थियानवू को हमेशा से सिर्फ चू यानशु पसंद नहीं था? फिर वह मेरे जैसे पूर्व पति के लिए इतना सब कैसे कर सकती थी? मुझे उसकी बातें समझ नहीं आईं, इसलिए मैंने उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया। मैंने गंभीर होकर कहा, मैं और लिन थियानवू तलाक ले चुके हैं। मैंने अपना अतीत छोड़ दिया है। लिन परिवार में अब जो भी होता है उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। अब मुझे सर मत कहिए। आगे से अगर मिलें तो मुझे लू चेंग छू कहिए। रात काफी हो गई है, मैं चलता हूं। अपना ध्यान रखिएगा। 2 दिन के छोटे से आराम के बाद मैं फिर अपने काम में लग गया। मैं टू वान तिन के साथ सहयोग की अंतिम बातचीत के लिए गया। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगा। हर चीज सही दिशा में चल रही थी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। जब हमें लिन ग्रुप के साथ बातचीत करनी थी, तब खुद लिन थियान वो वहां मौजूद नहीं थी। उन्होंने केवल उप प्रबंधक को भेजा था। यह देखकर मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। हमने पहले से तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा। सामने वाले पक्ष ने सभी शर्तें देखने के बाद सहयोग के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में उन्होंने एक शर्त रखी। दोनों कंपनियों के बीच संपर्क और तालमेल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मैं रहूंगा, जिसे लिन ग्रुप ने खुद नियुक्त किया था। टू वॉन तिन ने तुरंत समझ लिया, यह निश्चित रूप से लिन थियान बी किस्वी का फैसला था। वह इस प्रोजेक्ट के जरिए लू चेंग चू को अपने पास बनाए रखना चाहती थी। काफी सोचने के बाद टू वान तिन ने मेरी राय जानने का फैसला किया। लिन ग्रुप से निकलने के बाद हम दोनों एक कैफे में बैठकर बात करने लगे। चेंगचू, शायद यह थोड़ा निजी सवाल है, लेकिन अगर तुम्हें परेशानी न हो तो क्या तुम मुझे तुम्हारे और लिन थियानवू के बीच हुई पूरी कहानी बता सकते हो? मैं कुछ देर चुप रहा। फिर आखिरकार मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ उसे बता दिया। 4 साल की पढ़ाई, 3 साल की शादी, कुल मिलाकर मेरी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा था। लेकिन जब मैंने किसी बाहरी व्यक्ति को यह कहानी सुनाई तो सब कुछ इतना हल्का लग रहा था, जैसे वह मेरी नहीं बल्कि किसी और की कहानी हो। जिस प्यार ने कभी मुझे अंधेरी रातों से बाहर निकलने की ताकत दी थी, आखिरकार समय ने उसे भी धीरे धीरे खत्म कर दिया था। टू वान तिन मेरी कहानी सुनने के बाद काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। इस समय कोई भी शब्द बेकार और कमजोर लग रहे थे। कमरे में बस एक लंबी खामोशी छा गई। उसकी आंखों में मेरे लिए दुख और अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, दीदी वान तिन, मुझे पता है आप उलझन में हैं। आप इस प्रोजेक्ट को जीतना भी चाहती हैं और यह भी नहीं चाहती कि मुझे कोई तकलीफ हो। मैंने आपको ये पुरानी बातें इसलिए बताईं ताकि आप समझ सकें कि मैं सच में सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूं, चाहे उन्होंने यह शर्त किसी भी वजह से रखी हो। मेरी नज़र में यह सिर्फ एक काम है जिसे मुझे पूरी ईमानदारी से पूरा करना है। मेरे पास शायद ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अगर आपको और टीम को मेरी जरूरत है तो मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं किसी की उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। मेरे इस दृढ़ वादे को सुनकर टू वान तिन की आंखें नम हो गईं। इस प्रोजेक्ट का उसके लिए सफलता या असफलता में बहुत बड़ा महत्व था, इसलिए उसने इस सहयोग को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, और इस पूरी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं ही था। उसके मन में मौजूद हजारों भावनाएं आखिरकार सिर्फ एक गिलास टकराने की आवाज में बदल गईं। महीने के अंत में टू वान तिन 4 हस्ताक्षर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट लेकर सैन फ्रांसिस्को वापस जाने वाली थी। मैं उसे विदा करने एयरपोर्ट गया।
हम दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाया। फिर दूर खड़ी उस परिचित आकृति को देखकर टू वन तिन खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, चेंगचू, आखिर वह लड़की वही है जिसे तुमने 7 साल तक पसंद किया था। अब उसे भी अपनी भावनाओं का एहसास हो चुका है। क्या तुम सच में उसे एक और मौका नहीं देना चाहते? टू वॉन तिन की बातों के पीछे सिर्फ मेरी भलाई की चिंता थी। वह चाहती थी कि मैं खुश रहूं, लेकिन जो समय बीत चुका था, पूरी तरह से उसे भूल पाने से पहले मैंने बहुत संघर्ष किया था। मैं दोबारा कभी उस दर्द से नहीं गुजरना चाहता था, इसलिए मैंने सिर्फ इतना कहा, दीदी वांतिन, जिंदगी को दोबारा शुरुआत से नहीं जिया जा सकता। हम सभी को आगे बढ़ना ही पड़ता है काम में सुविधा के लिए। मैंने एक नया पेंट हाउस अपार्टमेंट ले लिया। अगले दिन मेरे सामने वाले फ्लैट में भी कोई नया व्यक्ति रहने आया। वह लिन थियान वो थी। बीजिंग में बिताए उस 1 महीने के दौरान मैं अक्सर उसे अचानक अलग अलग जगहों पर देख लेता था। कभी सुपरमार्केट के सामान वाले हिस्से के पास, कभी हॉटपॉट रेस्टोरेंट के बाहर, तो कभी पार्क के किसी कोने में। वह हमेशा चुपचाप मेरा पीछा करती रहती थी। कभी कभी जब हमारा आमना सामना हो जाता तो हम सामान्य दोस्तों की तरह कुछ बातें कर लेते। बाकी समय वह बस दूर से मेरे पीछे चलती रहती। उसकी इतनी परवाह और कोशिशों को देखकर भी मेरा दिल बिल्कुल नहीं बदला। मुझे अचानक कॉलेज के दिनों की याद आ गई। उन दिनों जब वह लिन थियान वू चू यानशू के साथ खुश रहती थी, लेकिन मैं चू यानशू नहीं था। मैं उन अच्छाइयों को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं कर सकता था। न ही मैं उसके प्यार के साथ खेल सकता था। मैं बस अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीना चाहता था और हर दिन को शांति से बिताना चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का दिन संयोग से मेरा 25वां जन्मदिन भी था। मैंने उसी दिन सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट बुक कर ली थी। सामान पैक करते करते आधी रात हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दरवाजे पर दस्तक हुई। जन्मदिन मुबारक हो, मैंने शिष्टाचार से धन्यवाद कहा। मोमबत्ती जलाने के बाद मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन एक इच्छा मांगी। तुमने क्या मांगा? पिछले साल जैसी ही इच्छा चेंगचू। पिछले साल जिस दिन तुम जा रहे थे, जब तुमने मुझे दरवाजे तक छोड़ा था, तब तुमने क्या कहा था? उस समय मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी। आखिर तुमने क्या कहा था? मैंने याद करने की कोशिश नहीं की। वे यादें ठंडी हवा की तरह थीं, जिन्हें मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। असल में समय ने उन यादों को भी धीरे धीरे धुंधला कर दिया था। अब मुझे सिर्फ वही खूबसूरत दिन याद थे, जो मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल थे। वे दृश्य आज भी मेरे मन में वैसे ही बसे हुए थे और उन्हें याद करके मेरे दिल में गर्माहट महसूस होती थी। नए साल की शुरुआत में मेरी बस यही इच्छा थी कि भविष्य में मिलने वाले सभी लोग और आने वाली सभी घटनाएं खूबसूरत और पूर्ण हों। इसलिए आखिर में मैंने 2 वाक्य कहे, तुम खुश रहो और मैं भी खुश रहूं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो खिड़की के बाहर पूरी दुनिया सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। नीचे उतरते ही मैंने देखा कि लिन थियान वो सड़क के किनारे मेरा इंतजार कर रही थी। इतनी तेज बर्फबारी में टैक्सी नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। मैंने मना नहीं किया, क्योंकि इस बार उसके जाने का कोई निश्चित समय नहीं था। कुछ चीजों को मैं भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लिन थियानवो ने कहा, चेंग चू, क्या तुम्हें हमारी शादी के दूसरे साल की क्रिसमस याद है? उस समय भी बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए तुम मुझे मंदिर लेकर गए थे ताकि हम उनके लिए आशीर्वाद मांग सकें। वहां मैंने हमारे रिश्ते के लिए एक भाग्य पर्ची निकाली थी। उस पर लिखा था, काश मुझे एक ऐसे इंसान का दिल मिले जो हमेशा मेरा साथ दे। उसकी बातें सुनकर मुझे भी वह पुरानी घटना याद आ गई। रिश्ते किस्मत से बनते हैं और परेशानियां भी किस्मत से आती हैं। अगर इंसान समय रहते समझ जाए तो यही सबसे अच्छा भाग्य होता है। उस समय मैं उस पर्ची का मतलब नहीं समझ पाया था। मुझे लगा था कि वह संकेत मेरे लिए था। मैं लंबे समय तक उसी बात को लेकर परेशान रहा, क्योंकि उस समय मैं सच में उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था।
लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है शायद उस दिन वह पर्ची लिन थियान वू ने निकाली थी। वह शब्द मेरे लिए नहीं थे। जिस इंसान के साथ वह उस समय जीवन भर साथ रहने की इच्छा रखती थी, वह इंसान मैं नहीं था। है ना, मैंने धीरे से कहा। मुझे अब ठीक से याद नहीं, पता ही नहीं चला, और गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच गई। मैंने अपना सामान उठाया और जाने के लिए तैयार हुआ। तभी पीछे से लिनथियान वने किंटियान ने मुझे आवाज दी। उसने एक डिब्बा निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। इसे ले लो, यह मेरी तरफ से भी है और मेरी माँ की तरफ से भी। मैंने उस डिब्बे को देखा। मुझे याद था कि यह लिन परिवार की पारिवारिक विरासत थी। वह मुझे यह क्यों दे रही थी? अगर यह विदाई का तोहफा था तो यह बहुत कीमती था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि इस चीज का मतलब क्या है, इसीलिए मैं इसे लेना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मैं तुम्हें यह बात कई बार कह चुका हूं। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब हमें अपनी जगहों पर वापस लौट जाना चाहिए। मेरे हर शब्द ने लिन थियानवू के दिल को गहराई तक चोट पहुंचाई। वह बर्फ से ढके आसमान के नीचे खड़ी रही। वह बस मुझे दूर जाते हुए देखती रही। एक कदम, फिर दूसरा कदम। मैं लगातार आगे बढ़ता गया, लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।